डियर स्टूडेंट्स, आज हम टीचिंग ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ में स्मॉल ग्रुप वर्क पर चर्चा करेंगे। छोटे समूह में कार्य करना। छोटे समूह में कार्य करने से अभिप्राय है जिसमें छात्रों को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाता है। इसे एक लर्निंग या फिर टीचिंग टास्क भी कहा जाता है या इसके अंतर्गत क्रियाएं भी कराई जाती हैं जो बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे समूहों में करते हैं। ये छोटे समूह जो हैं ये पेयर की फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि दो बच्चे जो हैं वो एक ग्रुप में काम करेंगे या फिर एक टीम बनाई जा सकती है जिसमें 3 से 6 तक बच्चे शामिल हो सकते हैं। अब छोटे समूह में कार्य करने के लिए हमें कुछ एक तैयारियां करनी पड़ती हैं। ये प्रेपरेशंस हैं। सबसे पहले है ट्रेन द स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें छात्रों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि किस प्रकार से उन्होंने छोटे छोटे समूहों में कार्य करना है। क्योंकि अगर एक कक्षा में 20 बच्चे हैं और हम अगर 5-5 बच्चों के भी ग्रुप बना रहे हैं तो 4 ग्रुप जो हैं वो एक साथ काम करेंगे। तो वो एक साथ एक कक्षा में किस प्रकार काम करेंगे, उसके लिए उनकी ट्रेनिंग जो है वो बहुत आवश्यक है। ट्रेनिंग करते वक्त हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। एक है व्हेन आई स्पीक और सेकंड है व्हेन आई लिसन। तो इसका मतलब है कि व्हेन आई स्पीक में हमने क्या ध्यान रखना है कि बाकी जो ग्रुप में काम कर रहे हैं वो मुझे ध्यानपूर्वक सुने, और व्हेन आई लिसन का मतलब है मैं तब तक वेट करूंगी जब तक कि दूसरा जो है वो अपनी बात को ख़त्म ना कर दे। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसमें डिस्कशन कर रहे हैं या फिर हम कोई एक्टिविटी बच्चे को दे रहे हैं तो उसमें हर एक की भागीदारी पूरी होनी चाहिए। अगर हम बच्चों को ट्रेनिंग नहीं देंगे तो बच्चे क्या करेंगे, वो आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा करना शुरू कर देंगे। तो बच्चों की ट्रेनिंग जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद हम कंटेंट ढूंढेंगे कि कौन से ऐसे हमारे पाठ्य पुस्तक में विषय हैं जिनके ऊपर हम बच्चों पे स्मॉल ग्रुप वर्क करवा सकते हैं। तो जब हमारा कंटेंट डिसाइड हो जाएगा फिर उसके लिए जो नेसेसरी मटेरियल की हमें रिक्वायरमेंट है, जो सामग्री हमें चाहिए, फिर हम वो डिसाइड करेंगे। फिर उससे रिलेटेड हम बच्चों को डायरेक्शंस देंगे। डायरेक्शंस के बाद ये भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर हमारी कक्षा में 20 बच्चे हैं और उनके हम 4 समूह बना देते हैं तो वो 4 समूह जो हैं 5-5 बच्चों के कार्य कर रहे हैं, तो वो आपस में एक दूसरे ग्रुप में उनकी मूवमेंट अलाउड है या नहीं है, वो कितनी मूवमेंट कर सकते हैं, वो अपने ग्रुप में ही कितनी मूवमेंट क्लासरूम में कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब है कि बच्चे जो हैं वो किस तरह से हमने बिठाने हैं जब वो ग्रुप वर्क कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक नॉर्मल क्लासरूम में जिस तरह से डेस्क बेंच लगे होते हैं उस तरह से ग्रुप वर्क जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो टीचर जो है उसको इसकी तैयारी भी पहले से करनी है। नेक्स्ट है टीचर असिस्टेंस। टीचर किस तरह से बच्चों को हेल्प करेगा वो कार्य जो है उसको कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग ऑफ स्टूडेंट्स। अध्यापक जो है वो किस तरह से स्टूडेंट्स को मॉनिटर करेगा। नेक्स्ट है हमारा नॉइस लेवल। नॉइस लेवल का मतलब है कि जब बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि 5 ग्रुप जो हैं वो बना दिए गए हैं, तो जो 5 ग्रुप बनाए हैं या 5-5 बच्चों के जो 4 ग्रुप बनाए हैं तो उसमें बच्चों का नॉइस लेवल कितना होगा। सेकेंड हमारा स्टेप है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन संचालन। जब हम प्रेपरेशंस कंप्लीट कर लेते हैं स्मॉल ग्रुप वर्क की तो उसके बाद संचालन का वक्त आता है। संचालन में सबसे पहले आता है ग्रुप फॉर्मेशन। ग्रुप फॉर्मेशन का से अभिप्राय है कि जब हम सारी अपनी प्रेपरेशंस कंप्लीट कर लेते हैं और हमने उस क्रिया को करवाना है या स्मॉल ग्रुप में कार्य करवाना है तो हमारे लिए ग्रुप बनाने जो है वो बहुत आवश्यक हो जाते हैं। तो ग्रुप्स जब हमारे बन जाते हैं तो उसके बाद हमने देखना है कि हमने किस प्रकार की क्रिया जो है वो बच्चों को करवानी है। तो जो भी हमने क्रिया करवानी है उसमें हमने ध्यान रखना है कि वो क्रिया जो है वो हमारी अर्थपूर्ण हो और वो क्रिया हमारी प्रभावशाली हो। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया है 3 तरह की क्रियाओं के बारे में। हम बच्चों को गेम्स करवा सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस बच्चों के हम कर सकते हैं, और सिमुलेशंस। ये 3 तरीके हैं जिनसे कि हम ग्रुप फॉर्म में एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। पहला है गेम्स। गेम्स में हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चों को क्विज कंपटीशन करवा सकते हैं। क्विज कंपटीशन में हमें ग्रुप फॉर्मेशन करनी पड़ती है, फिर उसके रूल्स हमने बच्चों को बताने हैं कि किस तरह से जो गेम है वो प्ले की जाएगी। नंबर 2 हम रिडल्स जो हैं वो भी बच्चों को दे सकते हैं। रिडल्स जैसे मैं आपको एक रिडल बताती हूँ जो हमारी ईवीएस से जुड़ी है। आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल, हैव नो फीट सो आई क्रॉल। तो इस तरह की जो रिडल्स हैं जो हमारी चैप्टर बेस्ड हैं वो भी हम बच्चों को ग्रुप में बच्चों के मार्क्स साथ में रख के हम करवा सकते हैं। सेकंड है ब्रेनस्टॉर्मिंग।
ब्रेन स्टॉर्मिंग को मस्तिष्क उद्वेलन भी कहा जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, बच्चों को एक सिचुएशन हम कह सकते हैं हम देंगे, या फिर हम उनको एक प्रॉब्लम दे देते हैं। तो फिर बच्चे क्या करते हैं, उनके अगर हमने ग्रुप्स बनाए हैं वो उसमें डिस्कस करते हैं, फिर वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, या फिर इंडिविजुअली बच्चा अपने आप को प्रेजेंट करता है। इसमें वो अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग बेसिकली वो अपने माइंड से थॉट्स जो है वो निकाल के लाता है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। इसमें भी मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाती हूँ। जैसे अगर सभी किसान एक ही तरह के बीज बोएं और फसल उगाएं तो क्या होगा। तो ये जो है, अगर हमारा कोई चैप्टर है जो हमारा खेती पर है और उसके बाद हमें इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, तो बच्चे जो हैं वो सोचेंगे कि अगर हम एक ही प्रकार की फसल लगाएंगे तो उसका क्या असर जो है वो पड़ेगा और उससे क्या होगा, उससे अच्छा होगा, उससे बुरा होगा। फिर उसके पॉइंट्स जो हैं वो जब ग्रुप में डिस्कस करेंगे तो उसके बाद उन पॉइंट्स को लेकर वो सामने आएंगे। तीसरा है हमारा सिमुलेशन, अनुकरणीय विधि। इसको एक विधि भी कहा जाता है। अनुकरणीय विधि जो है इसमें क्या किया जाता है, जैसे एक मैं आपको सिंपल बताती हूँ, जैसे रोल प्लेज हैं वो भी इसके अंदर आते हैं, भूमिका निर्वाह करना। तो इसको भी मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाती हूँ। जैसे हमारा कोई एक चैप्टर है जो हमारा एनिमल्स पर बेस्ड है, तो उसमें क्या किया जाएगा, बच्चों को बोला जाएगा कि उनमें से कौन से एनिमल्स जो हैं वो बच्चों ने देखे हैं, कौन से एनिमल्स जो हैं जैसे जू में जाके देखे हैं या सामने उन्होंने आंखों से देखे हैं, और कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जिनको उन्होंने बुक्स में देखा है और उनके बारे में जाना है। और वो एनिमल जो हैं वो किस तरह की मूवमेंट करते हैं और किस तरह की साउंड्स निकालते हैं, ये बच्चे एक एक करके सामने आएंगे और उन साउंड्स को निकालेंगे और उस तरह की मूवमेंट करके दिखाएंगे। तो जब वो बच्चे करेंगे तो उसका मतलब क्या है, रोल प्ले करना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इसमें थोड़ा सा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है, क्योंकि जैसे हमने ऊपर बोला बच्चे के ब्रेन स्टॉर्मिंग है या सिमुलेशन है जिसमें बच्चा अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, उसने अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो मीडियम जो है वो फ्लेक्सिबल रखा जाएगा। बच्चा जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो उस लैंग्वेज में बोलेगा। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि हर एक बच्चा जो है वो अकाउंटेबल होगा। बच्चा जो है वो पीछे नहीं हट सकता है, उसे क्या करना पड़ेगा, चाहे ग्रुप में जैसे हमने कहा कि हम 4 ग्रुप बना देंगे 5-5 बच्चों के, तो जो 5 बच्चे हैं वो 5 बच्चे एक ग्रुप में अकाउंटेबल हैं अपने काम के लिए। उसमें ऐसा नहीं होगा कि ग्रुप में एक बच्चा जो है वो काम कर रहा है बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हर बच्चे की अकाउंटेबिलिटी जो है वो सेट की जाएगी। और टाइम जो है ग्रुप स्मॉल ग्रुप वर्क करने के लिए वो 10 to 15 मिनट्स जो है वो सफिशिएंट है, क्योंकि छोटे समूह में छोटा ही कार्य जो है वो बच्चों से करवाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ टीचर। तो टीचर को ये ध्यान रखना है कि जो भी ग्रुप वर्क टीचर करवा रहा है दैट शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, वो ऑब्जेक्टिव्स पर आधारित हो। बिना ऑब्जेक्टिव या बिना करिकुलम से रिलेटेड जो है अध्यापक काम नहीं करवाएगा। फिर इट शुड बी रिलेटेड टू एज एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ये बच्चे की आयु और उसके रुचि के अनुसार भी होना चाहिए, तभी बच्चे एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगर वो उनके आयु से कम होगा तो बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो कम होगा, क्योंकि उसे कंटेंट पहले से ही आता है तो वो एक्टिविटी में उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। और अगर वो उसकी एज से ज़्यादा है तो वो उसके लिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है। फिर है स्टूडेंट्स मस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन द लैंग्वेज दे आर कंफर्टेबल स्पीकिंग। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि बच्चा उस भाषा में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ये अध्यापक ने उतनी फ्रीडम जो है वो बच्चे को देनी है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट टू डिस्करेज एनी व्यू पॉइंट। किसी भी बच्चे का कोई भी व्यू पॉइंट जो है उसको डिस्करेज नहीं किया जाएगा। जब ग्रुप वर्क खत्म हो जाएगा उसके बाद टीचर जो है वो बहुत स्किलफुली जो है जो गलत व्यू पॉइंट्स हैं उनको ठीक करेगा, पर डिस्करेज जो है वो कोई भी बच्चा दूसरे बच्चे को नहीं करेगा। और टीचर ने हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो एक रिसोर्स का काम कर रहा है, वो एक संसाधन का काम कर रहा है। वो खुद साइड लर्निंग जो है वो बच्चों के ऊपर इम्पोज नहीं करेगा, वो बच्चों का काम खुद करके नहीं देगा। एंड लास्ट जो इसमें पॉइंट है वो लेट एवरी स्टूडेंट बिकम लीडर इन द डेजिग्नेटेड ग्रुप। इसमें ये भी टीचर ध्यान रखेगा कि जो ग्रुप बन रहा है उसमें ऑब्वियसली कोई ना कोई तो लीड करेगा, तो जो लीड करेगा वो लीडर कहलाता है। तो लीडर जो है वो हर बार चेंज होगा, जैसे ग्रुप्स जो हैं वो भी चेंज होंगे पर लीडर भी चेंज होगा। एक ही बच्चा जो है वो हर बार लीडर नहीं बनेगा। अब हम इसके एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। पहली एडवांटेज है इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू डेवलप विलिंगनेस टू शेयर आइडियाज़। ये बच्चों को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए सहायता प्रदान करती है। ये विधि ऐसी है जिसमें बच्चा जो है वो अपने जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग है,
ब्रेनस्टॉर्मिंग में बच्चा जो अपने विचार लेकर आ रहा है तो उसको वो क्या करेगा, उसको वो इच्छा पूर्वक जो है वो उनको एक्सप्रेस करेगा। सेकेंड है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टूडेंट टू रिसीव आइडियाज़। जहाँ एक बच्चा जो है वो अपने विचारों को व्यक्त करेगा, वहीं बाकी बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे, वो दूसरे के विचारों को सुनेंगे। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब अध्यापक बोलता है तो वही विचार प्रस्तुत करता है और बच्चे सुनते हैं। तो इसका मतलब है सिर्फ एक के विचार जो हैं वो सारे बच्चे सुन रहे हैं कक्षा में, पर जब एक बच्चा बोलता है और बाकी सुन रहे हैं, फिर दूसरा बच्चा बोलता है, बाकी सुन रहे हैं, तो वो विचार जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। नेक्स्ट है, इट एनकरेज स्टूडेंट्स टूवर्ड्स इंडिपेंडेंट लर्निंग। और इसमें बच्चा जो है वो स्वतंत्र अधिगम की ओर बढ़ता है। वो धीरे धीरे क्या करता है, अपनी लर्निंग के लिए इंडिपेंडेंट हो जाता है। वो उतना ज़्यादा टीचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप फॉलोइंग स्किल्स। इससे बच्चों में कुछ कौशलों का विकास भी होता है। ये स्किल्स हैं थिंकिंग स्किल्स, जो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग में किया, सिमुलेशन में किया, उसमें बच्चा क्या करता है, सोचता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग से होता है। एनालिसिस, विश्लेषण करना, जैसे रिडल्स हैं तो उसमें हमारा एनालिसिस, सिंथेसिस यूज़ हो सकता है। कम्युनिकेशन, वो जिस लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है तो उसके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो हैं वो बच्चों के साथ बहुत अच्छे बन जाते हैं। टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाते हैं और स्टूडेंट स्टूडेंट के रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाते हैं। टीम वर्क, बच्चों को टीम में काम करना आ जाता है। एंड इट ऑल्सो डेवलप्स क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप, जो एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज़ होती हैं वो भी बच्चों में डेवलप स्मॉल ग्रुप वर्क के द्वारा हो जाती हैं। अब हम करेंगे चर्चा इसके डिसएडवांटेजेस की। पहले है, इट नीड्स स्किलफुल प्लानिंग। इसमें बहुत स्किलफुल प्लानिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अगर प्लानिंग जो है वो अच्छे से नहीं की जाएगी तो सारा जो ग्रुप वर्क है वो वेस्ट हो जाएगा, वो प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए प्लानिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो उसे बहुत स्किलफुल करना पड़ता है। नेक्स्ट है, इट नीड्स कैपेबल टीचर्स। योग्य अध्यापकों की आवश्यकता जो है वो इस विधि में भी है। अगर योग्य अध्यापक नहीं होंगे तो वो ग्रुप्स को ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाएंगे। ग्रुप से जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट जो है वो निकल कर नहीं आएगी। जो हम इंडिपेंडेंट लर्निंग की या जिन कौशलों की बात हमने एडवांटेजेस में की हैं जो डेवलप हो सकते हैं, वो नहीं हो पाएंगे अगर योग्य अध्यापक नहीं होंगे तो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, स्टूडेंट्स समटाइम्स डोंट कोऑपरेट। कई बार बच्चे जो हैं वो ग्रुप में कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें कुशल अध्यापकों की ज़रूरत है कि वो उनका कोऑपरेशन जो है वो मैक्सिमम ले और ऐसी स्थिति उत्पन्न ना होने दे जहाँ पे बच्चे जो हैं वो आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करने से मना कर दें। तो ये ध्यान रखना जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर प्लानिंग प्रॉपर नहीं होगी, टीचर्स कैपेबल नहीं होंगे और बच्चे जो हैं वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम स्मॉल ग्रुप वर्क नहीं करवा सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने स्मॉल ग्रुप वर्क के विषय में चर्चा की। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।